हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश कुमार में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि ये दूसरा चैप्टर है, मैट्रिक्स से अलग है। हमने पिछले वीडियोज में सारे वीडियोज में मैट्रिक्स पढ़ा है। अभी तक हमने मैट्रिक्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मैट्रिसेज। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? मैट्रिसेज। तो हमें उम्मीद है कि आप मैट्रिसेज चैप्टर को बहुत अच्छे से समझे होंगे। हमने सारे टॉपिक को, मैट्रिसेज के सारे टॉपिक को, सारे पार्ट को हमने वीडियो बना के अपलोड किया है आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से वीडियोज़ को देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से एग्जाम्पल्स किए होंगे और उसके बाद बुक के एक्सरसाइज को भी सॉल्व किए होंगे। और हमें उम्मीद है कि आप 100% काम किए होंगे बुक के एक्सरसाइज पे। हो सकता है मे भी आपको 100% क्लियर ना हो, 10% डाउट रह गया होगा, 90% क्लियर है तो कोई बात नहीं है। डोंट वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 10% डाउट आपका रह गया है वो आप कमेंट सेक्शन में कह देंगे कि हमको यहाँ से डाउट है, हमको इस क्वेश्चन में डाउट आ गया, हमको इस थ्योरी को समझने में डाउट आ गया। आप कमेंट सेक्शन में बोल देंगे, फिर वहाँ से हम रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई करने के बाद आप वहाँ से क्या करेंगे? सॉल्यूशन को समझेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम जो इस वीडियो को बना रहे हैं इतने मेहनत के साथ, तो आप लोग भी मेहनत के साथ, आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाकर पूरी एनर्जी को एकत्रित करके आप वीडियोज़ को अच्छे से पढ़िए, वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और उसके बाद बुक के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। अगर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर सॉल्व ना किए होंगे तो अभी तक अगर नहीं किए हैं तो अब इसके आगे लगातार एक्सरसाइज को सॉल्व कर ही लीजिए, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज देखिए हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बताइए जरा कि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप अगर मान लीजिए कि इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करने में लग जाते हैं, पीछे वाला को नहीं किए हैं तो पीछे वाला तो पेंडिंग पड़ जाएगा ना। तो इसलिए क्या करेंगे कि सारे एक्सरसाइज को, पीछे के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे मैट्रिसेज का और टाइम निकाल के सारे वीडियोज को अच्छे से देखेंगे। हो सकता है मे भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए। क्लियर है? तो चलिए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखेंगे कि ये हम जो वीडियोज बनाए हैं ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ये वीडियोज में दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और चलिए इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। दोस्तों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th का टॉपिक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका टॉपिक है? 12th का टॉपिक है। और अगर इसमें से हम इन्वर्स को हटा दें, इसको हटा दें और यहाँ से इसका बात करें तो ये 11th का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? 11th का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th का टॉपिक है। अब बहुत ही डिटेल्स पढ़ना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि 11th में पूरे बेसिक पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे बेसिक पार्ट होता है किसके लिए? 11th के लिए। तो हमने 11th में बहुत अच्छा से इसको पढ़ा है। वीडियोज बना के अभी नहीं अपलोड किए हैं, हो सकता है इसके जस्ट बाद मतलब 2-4-5 दिन के बाद से हम 11th का भी टॉपिक अपलोड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 12th का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो ये 11th की टॉपिक है और इसमें अगर इन्वर्स लगा दे तो ये किसका टॉपिक हो जाता है? 12th का टॉपिक। किसका टॉपिक हो जाता है? 12th का टॉपिक। तो चलिए हम कुछ इस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे हमने लिखा है 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन TF, और 11th में हम लोग बहुत ही डीपली पढ़े थे, ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे, लगभग 1 मंथ से भी ज़्यादा पढ़े थे, 1 महीने से भी ज़्यादा पढ़े थे, बहुत ही डीप में पढ़े थे। अब चलिए तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन? तो डेट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब कि हम लोग जब 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा, तो उसमें क्या चर्चा किए थे? केवल साइन, कॉस, टेन, ETC। क्लियर है? केवल इसी के बारे में सारे सवाल को किए थे, यानी कि कुछ भी पढ़े थे इसी पे पढ़े थे, स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही सारे चीज़ को पढ़े थे। अब बहुत ही डीप में पढ़े थे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो 11th का टॉपिक है, लेकिन अगर इसी में इन्वर्स पहले लगा दे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है, जो कि 12th का टॉपिक है। क्लियर है? 12th का टॉपिक क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ITF शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? अब चलिए इस ITF में मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो
साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स के बारे में पढ़ना। इसमें भी 6 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, इसमें भी 6 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। किसका? आईटीएफ का। किसका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें भी 6 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। कौन कौन सा आता है? साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा। क्लियर है? इसी 6 पे हम लगभग पूरे सवाल को करेंगे, इसी 6 पे सारे थ्योरीज को पढ़ेंगे, सारे एग्जाम्पल्स को करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हम लोग डोमेन रेंज देख लेते हैं। किसको? डोमेन रेंज को। थोड़ा बहुत समझेंगे यहाँ पे जरूरत के हिसाब से। दोस्तों, डोमेन एंड रेंज को हम लोग को बहुत डीप में पढ़ना है। किस टॉपिक में? रिलेशन फंक्शन में। किस टॉपिक में? रिलेशन फंक्शन में। इसमें थोड़ा बहुत यूज है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन में समझ लेते हैं। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि रियल वैल्यू ऑफ एक्स का रियल वैल्यू। मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है, और उस फंक्शन में जो एक्स का वैल्यू होगा, उस फंक्शन में पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या है 2x + 5 इक्वल टू कितना? 0 है। तो इस फंक्शन में जो x का वैल्यू होगा, जो कुछ ना कुछ तो x का वैल्यू होगा, इस फंक्शन को रियल होने के लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा x का। तो वही x का जो वैल्यू होगा वही क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ दिस। क्लियर है? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स इन एनी रियल फंक्शन। यानी कि एक्स का जो वैल्यू होगा रियल फंक्शन में वही क्या कहलाता है? डोमेन। अब चलिए हम लोग रेंज की बातें कर लेते हैं। तो रेंज में क्या है दोस्तों? रेंज का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन में एक्स का वैल्यू क्या होता है? डोमेन होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 5x है, प्लस में कितना 6 है। तो इसमें एक्स का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा? डोमेन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम वाई की चर्चा कर लेते हैं, वाई इक्वल टू लिख लेते हैं, तो इसमें जो एक्स का वैल्यू होगा वो डोमेन होगा। लेकिन इस पूरे फंक्शन का वैल्यू, अच्छा पूरे फंक्शन का वैल्यू का मतलब क्या हो गया? y का वैल्यू नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम मान चुके हैं पूरे फंक्शन को किसके बराबर? y के बराबर। पूरे फंक्शन को किसके बराबर माने हैं? y के बराबर। तो किसी भी फंक्शन में y का जो वैल्यू होता है वही क्या होता है? रेंज होता है। किसी भी फंक्शन में जो y का वैल्यू होता है वही क्या होता है? रेंज होता है। और किसी भी फंक्शन में जो x का वैल्यू होता है वही क्या होता है? डोमेन होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रेंज में। किस में लिखेंगे? रेंज में। कि रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स वाई। रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ वाई इन एनी रियल फंक्शन। क्लियर है दोस्तों? अब यानी कहने का मतलब ये रहा कि जैसे अगर हम y = 1/x-1 बोल दे, तो इसका बात करें, अगर केवल इसका बात करें, तो इसमें जो x का वैल्यू होगा वह क्या होगा? x का वैल्यू होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा ना। और इसमें जो पूरे वैल्यू आएगा, पूरे फंक्शन का जो वैल्यू होता है किसके बराबर होगा? y के बराबर नहीं होगा। पूरे जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। तो जो y का वैल्यू होता है, यानी पूरे फंक्शन में वैल्यू किसका? y का। पूरे फंक्शन का वैल्यू किसके बराबर? y के बराबर मानेंगे। और जो y के वैल्यू आएगा, जो y का वैल्यू आएगा वही क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। क्लियर है? तो किसी भी फंक्शन में जो x का वैल्यू होता है वही क्या होता है? डोमेन होता है। और उसी फंक्शन में जो y का वैल्यू आ जाए, यानी पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या? y का वैल्यू। तो जो y का वैल्यू होता है वही क्या होता है? रेंज होता है। यहाँ तक तो क्लियर है? चलिए इसको हटाते हैं और हम लोग आगे समझते हैं डोमेन रेंज को एक टेबल में। तो दोस्तों हमने टेबल यहाँ पे लिखा है किसका? डोमेन एंड रेंज का। डोमेन एंड रेंज का टेबल लिखा है। और टेबल में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। ये टेबल बहुत यूजफुल है किसके लिए? आईटीएफ के लिए। यानी कि पूरे आईटीएफ डिपेंड अपॉन दिस टेबल।
क्लियर है, यानी कि पूरे ITF इस टेबल पे डिपेंड है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस टेबल को थोड़ा सा अच्छा समझना पड़ेगा ना, क्लियर। तो आप लोग देखिए इस टेबल को याद कर लीजिएगा, हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये टेबल याद नहीं रहेगा तब तक ITF को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। तो चलिए फिर इसको समझ लेते हैं, समझने के बाद याद करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा है सीरियल नंबर, एस नंबर का मतलब सीरियल नंबर। सीरियल नंबर 1 से 6 और स्टैंडर्ड फॉर्म कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। कौन सा? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। हमने लिखा ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, क्लियर है। चलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? डोमेन। डोमेन का मतलब क्या समझे थे कि एक्स का वैल्यू, डोमेन का मतलब क्या समझे थे कि एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे देख लीजिए इस साइन इनवर्स एक्स के लिए, इस साइन इनवर्स एक्स के लिए जो इसका डोमेन होगा मतलब जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा? -1 से 1 होगा। क्या होगा? -1 से 1 होगा। अब बताइए कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स क्या है? यही ना एक्स है। तो इस साइन इनवर्स एक्स में इस जो एक्स का वैल्यू होगा, ये जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा? -1 से 1 होगा। तो उसी को ना बोलेंगे क्या? डोमेन। तो याद रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स का वैल्यू होता है वो होता है -1 से 1 के बीच में। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? -1 से 1 के बीच में होगा। क्लियर है। अब चलिए रेंज की बात कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि रेंज का दूसरा नाम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और करके लिख लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। PVB भी बोलते हैं, PVB प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। किसका नाम है? रेंज का नाम है। आपके बुक में रेंज को नहीं पुकारा है, किससे पुकारा है? प्रिंसिपल वैल्यू से पुकारा है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो पता है क्या पूछेगा? बोलेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। क्लियर है। यानी कि रेंज का चर्चा नहीं किया है। कोई बुक में हो सकता है मे भी दे दिया हो या कहीं कहीं पर चर्चा कर दिया हो, लेकिन 90% केसेस में आपको क्या पूछेगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछेगा तो आप क्या समझेंगे? आप क्या समझेंगे? रेंज समझेंगे। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि रेंज का मतलब होता है किसी भी फंक्शन में y का वैल्यू, जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए इसी फंक्शन को अगर हम y बराबर बोल दे, साइन इनवर्स x में साइन इनवर्स x ओवर y के बराबर बोल दे, तो इसमें कुछ ना कुछ तो x का वैल्यू रियल हो गया। जो कुछ ना कुछ x का वैल्यू होगा वो क्या हो गया? डोमेन हो गया। अब बताइए कि इस पूरे फंक्शन का जो वैल्यू होगा क्या होगा? y का वैल्यू होगा कि नहीं? जो पूरे फंक्शन का वैल्यू होगा किसका वैल्यू होगा? y के बराबर होगा कि नहीं? तो जो पूरे फंक्शन का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा और वही क्या होगा? PVB होगा। वही क्या होगा? रेंज होगा। हमने अभी ना समझा है कि फंक्शंस में जो y का वैल्यू होता है, पूरे फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू y का वैल्यू, और जो y का वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब साइन इनवर्स x में डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और साइन इनवर्स x में रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। रेंज का मतलब समझिए ना कि पूरे फंक्शन का वैल्यू, पूरे फंक्शन का वैल्यू यानी कि y का वैल्यू क्या होगा? रेंज। और इसमें जो x का वैल्यू, साइन इनवर्स में x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा ना। x का वैल्यू क्या होगा? डोमेन। अब चलिए उसी टाइप से कॉस इनवर्स x की बात करें तो इसमें जो x का वैल्यू होगा क्या होगा? -1 से 1। कॉस इनवर्स में भी यही होता है। और इस पूरे का वैल्यू मतलब y का वैल्यू, पूरे को y के बराबर तो मान सकते हैं। तो पूरे फंक्शन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 से π के बीच में। पूरे फंक्शन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 से π के बीच के बराबर। अब 0 से π के बीच का मतलब क्या होता है? और यहाँ पे जो हमने क्लोज ब्रैकेट लिखा है इसका भी मीनिंग थोड़ा सा ढंग से समझें। देख लीजिए ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट, ये भी क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, ये पे क्या है? क्लोज ब्रैकेट है, और ये सेमी ब्रैकेट है। सबका मीनिंग थोड़ा सा समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अब चलिए टेन इनवर्स एक्स में इस एक्स का वैल्यू क्या होगा? रियल नंबर होगा। और रियल नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से +∞। चलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा? मतलब PVB क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। ये ओपन ब्रैकेट में होगा। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट को हम लोग बहुत ढंग से समझेंगे और सेमी ब्रैकेट को भी समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। अब चलिए कॉट इनवर्स में भी क्या होगा? डोमेन क्या होगा? रियल नंबर, यानी कि -∞ से क्या? +∞। और इसमें क्या होगा? रेंज क्या हो जाएगा? 0 से π। रेंज का मतलब क्या? PVB। क्लियर है। चलिए सेक इनवर्स का भी देख लीजिए। रियल नंबर -1 से 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल्स में समझ लेते हैं, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या हो जाएगा? मतलब PVB क्या हो जाएगा? 0 से π। उसमें ए को वैल्यू π/2 नहीं होना चाहिए। अब चलिए कॉसेक इनवर्स की बात कर ले तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर में घट जाना चाहिए। क्या? -1 से 1, यानी कि रियल नंबर तो होना चाहिए लेकिन -1 से 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब चलिए अब इसका कॉसेक इनवर्स का रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। क्लोज ब्रैकेट में ए को वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों हमने इसको देखा है बहुत अच्छा से, थोड़ा समझा भी है अच्छा से, लेकिन
हम यहाँ पे अब जो है हम लोग को क्या समझना है इस ब्रैकेट का मीनिंग। अब यहाँ पे हम लिख दिए 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट में, और यहाँ पे घटा दिए हैं, माइनस किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, किसको, π/2 का। इसका भी मीनिंग तो समझना जरूरी है ना। तो चलिए इस सब का मीनिंग हम लोग समझते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रैकेट, क्या लिखा है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट 3 टाइप्स का लिखा है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। यहाँ पे पहले लिखे हैं क्लोज ब्रैकेट। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। लिखा हमने क्या, क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये जो हो गया क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट। ये ओपन ब्रैकेट है, आप लोग इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, और रियल में स्मॉल ब्रैकेट भी होता है, लेकिन हम लोग जब ITA पढ़ रहे हैं इसमें इसको क्या बोलेंगे, ओपन ब्रैकेट। क्लियर है, ओपन ब्रैकेट। अब ये जो होता है सेमी ब्रैकेट होता है। क्या होता है, सेमी ब्रैकेट होता है। क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, अब इसका मीनिंग और इसका मीनिंग, तीनों का मीनिंग अलग से समझ लेते हैं। जैसे अगर क्लोज ब्रैकेट की बात करें, तो देखिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट की क्या मीनिंग होता है। जैसे अगर हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 1 से 2 और क्लोज ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो मान लीजिए नंबर लाइन है। क्या है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे अगर 1 और यहाँ पे 2 डिनोट किए, तो इसका मतलब हो गया, क्लोज ब्रैकेट का मतलब हो गया कि 1 से 2 के बीच का सारा वैल्यू लेना है। 1 से 2 के बीच का सारा वैल्यू लेना है, पूरे का पूरे वैल्यू लेना है। आपके सर 1 से 2 के बीच में क्या आएगा, तो 1 से 2 के बीच में बहुत सारा वैल्यू होगा। 1.1 नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा, 1.3 नहीं होगा, 1.33 नहीं होगा, 1.39 नहीं होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में सारा वैल्यू को लेना है, और साथ में 1 को भी लेना है और 2 को भी लेना है। बात को समझिए, 1 से 2 के बीच में सारा वैल्यू लेना है, और साथ में किसको लेना है, 1 को भी लेना है और 2 को भी लेना है। इसी का मतलब होता है क्या, क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है। अब चलिए जैसे ओपन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1 से 2 दिया हुआ है, इसी को हम ओपन ब्रैकेट में लिखे हैं। तो ये नंबर लाइन पे हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, 1 लिखते हैं, यहाँ पे क्या 2 लिखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से 2 के बीच का सारा वैल्यू लेना है, 1 से 2 के बीच का सारा वैल्यू लेना है। लेकिन जब आपको ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 नहीं लेना है। क्या, 1 नहीं लेना है, और क्या नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है। 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है। इसका मतलब क्या लेना है, आप कंफ्यूजन नहीं होगा कि 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना, तो बीच में कौन सा वैल्यू आएगा। अरे भैया बीच में हजारों वैल्यू आएगा। बताइए 1.1 नहीं होगा, 1.111 नहीं होगा, 1.12 नहीं होगा। केवल 1 नहीं लेना है, तो क्या लेना है, 1 से जस्ट बड़ा, 1 से जस्ट बड़ा। और 2 नहीं लेना है, तो 2 से जस्ट छोटा। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू 1 है, 1 को छोड़ देना है। क्या करना है, 1 को छोड़ देना है, और 1 से जस्ट बड़ा। देख लीजिए ना, 1 से जस्ट बड़ा लेना है। जस्ट बड़ा से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक लेना है, 2 से जस्ट छोटा तक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए हम लोग सेमी ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। तो सेमी ब्रैकेट का मतलब होता है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम जो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिखे, यहाँ पे जो क्लोज ब्रैकेट लिखे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी क्लोज ब्रैकेट में केवल 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट से ज़्यादा इसमें कभी नहीं देगा। और इस ब्रैकेट में भी 2 डिजिट से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। 1 से 2 नहीं तो 3 से 4 नहीं तो -1 से 1 नहीं तो -2 से 2। क्लियर है ना। इसी टाइप का रहेगा, 2 डिजिट रहेगा, 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। किसमें, ओपन और क्लोज में। ये बात तो क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग सेमी ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। तो सेमी ब्रैकेट का मतलब होता है कि जैसे अगर ऐसा है, देख लीजिए यहाँ पे 1 2, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि इसके बीच का वैल्यू लेना नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हमको 1 लेना है, 2 लेना है। केवल क्या लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है। इसमें हो सकता है एक और भी वैल्यू आ जाए, एक और भी वैल्यू आ जाए, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर मान लेते हैं 3 है, यहाँ पे क्या है, -1 है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि हमको 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, -1 भी लेना है। मतलब ये नहीं समझेंगे कि 1 से 2 लेना है या 2 से 3 लेना है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। किसमें, सेमी ब्रैकेट में। सेमी ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है, केवल वही वैल्यू लेंगे, केवल वही पॉइंट लेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ना, 1 है तो केवल 1। नंबर लाइन पर अगर हम बात कर ले तो क्या आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये केवल 1, यहाँ पे जो -1 है, -1 को पहले डिनोट किया। नंबर लाइन पे पहले नेगेटिव आता है तब पॉजिटिव आता है। तो दोस्तों ये जो 1 है तो केवल 1 लेना है, 1 केवल यही पॉइंट लेंगे। 2 है तो केवल 2 ही पॉइंट लेंगे, 3 है तो केवल 3 लेंगे, और -1 है तो केवल -1 लेंगे। क्लियर है। तो एक सेमी ब्रैकेट में बहुत सारा टर्म आ सकता है, 3 4 5 6 एक भी आ सकता है। लेकिन ये जो क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट की हमने चर्चा किया, इसमें केवल 2 डिजिट रहेगा, केवल 2 टर्म रहेगा यहाँ से वहाँ। क्लियर है, ये बात तो क्लियर हो गए। अब चलिए इस सब को हटाते हैं और एक चीज़ और समझ लेते हैं। हमने इससे पहले जब टेबल ऑफ डोमेन एंड रेंज लिखा था, इससे पहले जब हम लोग टेबल ऑफ डोमेन एंड रेंज लिखा था, उसमें हम ये बातें लिखे थे कि
0 से पाई और इसमें एगो वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, π/2 लेना चाहिए। इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। अगर इसका अर्थ नहीं समझेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ही रह जाएगा, इसलिए इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि एक नंबर लाइन पे मान लेते 0 से पाई है। अभी ना हमने समझा है कि क्लोज ब्रैकेट का मतलब यहाँ से वहाँ, तो क्या कहेंगे 0 यहाँ पे होगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, पाई होगा। क्लियर है। अब चलिए ये π/2 इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो π/2 बताइए 0 से पाई के बीच में होगा कि नहीं, π/2 का मतलब 90 हो गया, पाई का मतलब 180 हो गया, तो 180 से पहले होगा ना क्या 90, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे π/2। ये बात तो क्लियर हो गई। अब चलिए ये बोल रहा है कि 0 से पाई लीजिए, 0 से 180 लीजिए, तो हम क्या करेंगे 0 से 180 लेंगे। क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये भी लेंगे, बाद वाला भी लेंगे और पहले वाला स्टार्टिंग का भी लेंगे। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गए। अब चलिए माइनस में क्या बोल रहा है, π/2, तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि भैया 0 से पाई सारा टर्म ले लीजिए, 0 से पाई के बीच का सारा वैल्यू ले लीजिए, लेकिन एक वैल्यू मत लीजिए, क्या, π/2। तब π/2 0 से पाई के बीच में नहीं आता है, तो उस वैल्यू को छोड़ के बाकी बात सब को लेना है। तो बताइए कि 0 से पाई के बीच में हम सारा वैल्यू ले रहे हैं, सारा का सारा वैल्यू ले रहे हैं, क्या केवल नहीं ले रहे हैं, π/2। तो यहाँ वाला पॉइंट जो होगा वो केवल कैंसिल कर देना है। अब ये मत समझेंगे कि लाइन को कैंसिल कर दिए, नहीं, ये पूरे वैल्यू को कैंसिल नहीं किए, केवल इस पॉइंट को हम कैंसिल किए। π/2 नहीं लेना है, π/2 से फिर जस्ट बड़ा लेना है। कहने का मतलब कि 0 से π/2 तक लेना है, π/2 नहीं लेना है। और उसके बाद π/2 को छोड़ के π/2 से जस्ट बड़ा लेना है। कहाँ तक लेना है, पाई तक लेना है। क्लियर है। तो दोस्तों हम लोग आज का क्लास इतना ही पे स्टॉप करते हैं, और इसके आगे हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स किस पे, PVB पे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे। फिर हम लोग आगे का एग्जाम्पल्स करते चलेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद उसको आप कॉपी पे लिखेंगे ताकि जाके 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।